हेलो फ्रेंड्स। आज है 3 फरवरी। आज पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम हुआ है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि आप लोगों का मेहनत है कितना सफल हुआ है। 1 साल का मेहनत था। सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इससे पता चलेगा कि आपने कितना मेहनत किया और फिर हम लोगों ने भी कितना मेहनत किया था पढ़ाने के दरमियान। ये हमारा है आपका F वाला है ग्रुप है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, चेक करते हैं इसको थोड़ा सा। सबसे पहला प्रश्न है पॉलिटिकल साइंस में संविधान के निम्न से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। तो हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे तो राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में पढ़ा था, जिसमें से एक शक्ति पढ़ा था आपातीय शक्ति। और आपातीय शक्ति में देखें तो राष्ट्रपति को 3 प्रकार के शक्ति दिया गया था। अनुच्छेद 352, 356, 360। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, इसके तहत राष्ट्रपति। उसके बाद 356 में देखे थे कि राष्ट्रपति शासन है और 360 में देखे थे कि वित्तीय आपातकाल। हालांकि ये लड़का है 352 लगा है यहाँ पर राष्ट्रपति शासन, जो कि ये गलत है। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए आपका बी आंसर होना चाहिए का। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है प्रधानमंत्री की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत होता है, कौन करता है, किस अनुच्छेद के तहत होता है। इसमें दिले अनुच्छेद 74 दिले है, 75 दिले है, 76 दिले है और 77 दिले। आंसर डी में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा जी, 75 होगा। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री से संबंधित हम अनुच्छेद यहाँ पर 74 और 75 लेते हैं। तो अनुच्छेद 74 में यह कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, और अनुच्छेद 75 में यह कहा गया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का हेड होगा आपका प्रधानमंत्री, यानी उसके पद का वर्णन किया गया है 75 में। तो 2 का आंसर क्या होगा जी, बी होगा। चलिए तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि किसकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। चूँकि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति होता है आपका देश का प्रथम व्यक्ति और कार्यपालिका का हेड होता है, यानी भारत देश का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होता है और पूरे कार्य एवं शक्ति है राष्ट्रपति के अंदर में होता है। फिर भी ये नाम मात्र का हेड होता है, क्योंकि इनके सभी शक्तियों का प्रयोग है प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री तो शक्ति यहाँ पर पूरा प्रयोग करता है देश में, पूरे देश को संचालित करने के लिए, लेकिन फिर भी वो अकेले शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है। वह क्या करता है, एक मंत्री परिषद का गठन कराता है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, और इसके सहायता से है पूरे देश को संचालित करता है। अब चूँकि देश को संचालित करना है प्रधानमंत्री को, इसलिए वह क्या है कि मतलब मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करवाता है, तो वो अपनी मर्जी से कराएगा अपने सहयोगियों को। तो प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है राष्ट्रपति से करवाता है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख ले, किसकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, तो ये प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर है, सलाह पर है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। 3 का आंसर क्या होगा जी, सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। चौथा का आंसर। 5वां प्रश्न पर आते हैं। 5वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। यानी कि हम देखें तो हमारे देश में है संघात्मक शासन व्यवस्था को लागू किया गया है, और संघात्मक शासन व्यवस्था में मुख्यतः सरकार 2 स्तर पर होता है, एक केंद्र में होता है और एक राज्य में होता है। और उसके बाद केंद्र में जो सरकार होती है ये पीएम के द्वारा संचालित किया जाता है, और राज्य में जो यहाँ पर जो सरकार है ये आपका मुख्यमंत्री के द्वारा संचालित किया जाता है। लेकिन ये पीएम और यहाँ पर सीएम है, ये जवाबदेही है, ठीक है। तो पीएम कहाँ पर बैठता है, आपको पता है कि संसद के 3 स्तंभ हैं, राज्यसभा है, लोकसभा है, यही ना, उसके बाद राष्ट्रपति है। लेकिन चूँकि पीएम बैठता कहाँ पर है, आपका लोकसभा में बैठता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि लोकसभा में ये जवाबदेही होगा जनता की मतलब बातों का, ठीक है। तो भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति होता है, ठीक है। ये इसका आंसर गलत लगाया है ये लड़का 5वां प्रश्न का, ठीक है। चलिए छठे प्रश्न पर आते हैं आप। छठा प्रश्न क्या बोल रहा है कि संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है।
देखिए क्या होता है कि हमारे देश में किसी प्रकार के कानून को लागू करना पड़ता है तो उसको संसद में पहले लाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद संसद में हुआ बिल जाएगा, उसके बाद बिल है उसको राज्यसभा में लोकसभा में पेश किया जाएगा, वहाँ पर आधे से ज़्यादा सदस्य उस पर वोट करेगा, अनुमति देगा, उसके बाद है राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है तो वह देश में वो कानून बनता है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि बिल को लेकर के है राज्यसभा और लोकसभा दोनों में विवाद चल जाता है, तो यहाँ पर यह बात है पहुँच जाती है राष्ट्रपति के पास में, और राष्ट्रपति नहीं चाहते हैं कि संसद की कार्यवाही जो चल रही है या संसद का जो बैठक चल रहा है यह दिन गुजर जाए। इसलिए इसको सुलटाने के लिए राज्यसभा और लोकसभा में जो मैटर रहता है क्या करता है, उसको मतलब संयुक्त बैठक बुलाता है और दोनों सदनों के सदस्यों को मतलब एक जगह बैठाता है, जिसे बोला जाता है संयुक्त अधिवेशन। तो संयुक्त अधिवेशन है कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा जी, डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पर आते हैं। 7वां प्रश्न क्या बोल रहा है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक विलंब कर सकता है। मात्र 14 दिनों तक, मतलब यहाँ पर क्या है कि आप विलंब कर सकता है राज्यसभा, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस सदन में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। देखिए अविश्वास प्रस्ताव ये विपक्षी है, संसद है लाता है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि किस सदन में लाया जा सकता है, तो किस सदन में लाया सकता है, चूँकि ये अविश्वास प्रस्ताव है ये आपका संसद में लाया जा सकता है, ये राज्यसभा या लोकसभा किसी में लाया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न पर आते हैं। 9वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला है। तो ये तो हम तो जानबे करते हैं, ये होगा इसका आंसर भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न क्या बोल रहा है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है। ये लोकसभा का विघटन मतलब यहाँ पर क्या बोलते हैं, देखिए अनुच्छेद 1 यहाँ पर है 85, अनुच्छेद 1 85, अनुच्छेद 85 के तहत है राष्ट्रपति को एक शक्ति प्राप्त है कि वो लोकसभा का विघटन कर सकता है। साथ ही साथ इसी अनुच्छेद के तहत है राष्ट्रपति संसद की बैठक को बुलाता है और संसद की बैठक को भंग भी करता है, ठीक है। तो लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकता है। तो क्वेश्चन 10 का है आंसर क्या होगा जी, राष्ट्रपति होगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं 11वें प्रश्न पर। 11वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। तो संसद के 3 स्तंभ हैं, एक है आपका राष्ट्रपति और एक है आपका लोकसभा और एक है आपका राज्यसभा है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है आपका 5 वर्षों के लिए होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर राज्यसभा का जो मतलब यहाँ पर जो कार्यकाल होता है, राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है आपका 6 वर्षों के लिए होता है और लोकसभा का कार्यकाल होता है आपका 5 वर्षों के लिए होता है। तो पूछ रहा है क्या, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है, तो इसका आंसर क्या होगा जी, 6 वर्ष होगा, ठीक है, 6 होगा इसका आंसर। चलिए अब 12वें प्रश्न पर आते हैं। अब 12वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि लोकसभा में बिहार से कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है। तो लोकसभा में देखिए यहाँ पर क्या है कि बिहार से कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व है, तो 40 सांसद यहाँ से जाते हैं, ठीक है। और राज्यसभा में देखिए तो कितना है, जो 16 है, ठीक है। सबसे ज़्यादा है यूपी है, वह राज्य जो लोकसभा और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सांसदों की संख्या को भेजता है, क्योंकि सांसदों की संख्या डिवाइड किया गया है जनसंख्या के आधार पर, यानी जिसके पास जितना ज़्यादा जनसंख्या होगा उसके पास उतना ही ज़्यादा सांसदों की संख्या होगा। तो यूपी वह राज्य है जिसके पास देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, इसलिए राज्यसभा और लोकसभा में सांसदों की संख्या सबसे ज़्यादा उसी के पास में है, ठीक है। चलिए 13वां प्रश्न बोल रहा है कि राज्यसभा को विशिष्ट शक्ति निम्न में से किस अनुच्छेद में दिया गया। तो राज्यसभा को विशेष शक्ति प्राप्त है उनको 249 के तहत, अनुच्छेद 249 के तहत, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 14वां प्रश्न पर। 14वां प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। देखिए विधान परिषद और विधानसभा ये सब क्या है, विधान मंडल के अंग है।
विधानमंडल चूंकि आपका राज्य में होता है और विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। राज्यपाल होता है, विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है। अब विधानमंडल में 2 तो स्तंभ यहाँ पर क्या होता है कि अनिवार्य आपका होता ही होता है। आपका राज्यपाल होना ही चाहिए, विधानसभा होना ही चाहिए, लेकिन विधान परिषद ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये अनिवार्य नहीं है। तो कुछ ही ऐसे राज्य हैं जो विधान परिषद को अपने राज्य में अंगीकृत किए हुआ है, उसको मतलब अपने राज्य में जगह दिए हुआ है। ठीक है, जैसे ये बिहार, तो बिहार में यहाँ पर विधान परिषद है, विधानसभा है। उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर भी विधान परिषद है, विधानसभा है। महाराष्ट्र देखें तो यहाँ पर भी है। ठीक है, पश्चिम बंगाल शायद इसको हटा दिया हुआ है। ठीक है, तो 14वां का प्रश्न क्या 14वां प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा जी? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, अब 15वें प्रश्न पर हम आते हैं। 15वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों की स्थापना की जा सकती है? मतलब किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना किया जा सकता है, या वह राज्य है किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद को अपने राज्य में अप्लाई कर सकता है, या मतलब उसको जोड़ सकता है? तो अनुच्छेद 169 के तहत है अपने राज्य में विधान परिषद को ला सकता है। ठीक है, तो 15वां का आंसर क्या होगा जी? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि किसी राज्य की विधानसभा का विघटन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो किसी राज्य की विधानसभा का विघटन है 174 के तहत होता है। चलिए 17वां प्रश्न पर आते हैं। 17वां प्रश्न क्या बोल रहा है, किस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये देखिए, हम बात करते हैं थोड़ा सा। देश के कार्यपालिका का हेड जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। तो इस हिसाब से देखें तो राष्ट्र में जितने भी बड़े बड़े जो मतलब यहाँ पर जो पद होगा, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया आपका मंत्रिपरिषद हो गया, वित्त आयोग हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया, ये केंद्र का हो गया, कैग हो गया, और उसके बाद यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय हो गया। ये सब केंद्रीय अधिकारी सब है, केंद्रीय पद सा है। तो केंद्र का जितना भी पद होता है उन सभी का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जबकि हम राज्य में चलें तो राज्य का हेड कौन हो जाता है? राज्यपाल हो जाता है। तो इस हिसाब से राज्य का हेड यहाँ पर राज्यपाल है, तो राज्य में जितने भी पद होंगे तो उन सभी का नियुक्ति कौन करता होगा? तो राज्यपाल करता होगा। तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी ऐसे देखने को मिलता है। चलिए 18वां प्रश्न पर आते हैं। 18वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 213। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न पर आते हैं। 19वां प्रश्न क्या बोल रहा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? हमारे देश में न्यायपालिका की व्यवस्था है भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था, और इस अधिनियम के तहत है भारत में न्यायपालिका की व्यवस्था को जगह मिला था। और न्यायपालिका मुख्यतः 3 स्तर पर होता है, एक केंद्र में होता है, और एक राज्य में होता है, और एक जिला में होता है। केंद्र के जो मतलब न्यायपालिका होती है उसे कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय SC, और राज्य में जो यहाँ पर न्यायपालिका होती है उसे कहा जाता है HC उच्च न्यायालय। ठीक है, और उसके बाद जिला में होता है उसे बोलते हैं DC सत्र न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति क्या होती है, मतलब कितने वर्ष में वो सेवानिवृत्ति हो जाते हैं, मतलब रिटायर्ड हो जाते हैं? तो उच्च न्यायालय देखें तो वह है 62 वर्ष है, और SC देखें तो वो है आपका 65 वर्ष है, क्योंकि ये बड़ा होता है केंद्र में इसलिए 65 वर्ष, और ये छोटा होता है राज्य में इसलिए 62 वर्ष होता है। ठीक है, तो 19 का आंसर क्या होगा जी? 62 वर्ष होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 20 क्या बोल रहा है कि भारत की न्यायिक समीक्षा व्यवस्था किस देश से प्रभावित है? न्यायिक समीक्षा व्यवस्था ये USA से लिया गया है। जब हम भारतीय संविधान के स्रोत हम पढ़े होंगे तो उस समय देखे होंगे कि मतलब भारत में है कौन कौन सा व्यवस्था है, किस देश से मतलब लिया गया है। तो USA से हम पढ़े हैं कि न्यायिक पुनराविलोकन, न्यायिक पुनराविलोकन को ही मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं न्यायिक समीक्षा।
तो ये न्यायिक समीक्षा हम कहाँ से लिए हैं? यूएसए से लिए हैं। ब्रिटेन से हम लिए हैं संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेष अधिकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। जर्मनी के वाइमर संविधान से हम लिए हैं कि आपातकाल जब लगता है तो सारा यहाँ पर मौलिक अधिकार समाप्त हो जाता है। और फ्रांस से हम क्या लिए हैं? समता, समानता, बंधुत्व और गणतंत्रात्मक व्यवस्थाओं को लिया है। ठीक है, तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, 21 पर आते हैं अब। 21 नंबर क्या बोल रहा है कि भारत में परमाणु परीक्षण सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? तो भारत में परमाणु परीक्षण है सर्वप्रथम 1974 में हुआ था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, 22वां प्रश्न पर आते हैं। 22वां प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन नाम का संस्थापक नहीं था? तो नाम का संस्थापक कौन सा इसमें नेता नहीं है? ठीक है, जैसे इसमें दे रहा है ए सुकुर्नो दे रहा है, बी दे रहा है अराफात दे रहा है, सी दे रहा है मार्शल टीटो दे रहा है, चौथा दे रहा है पंडित नेहरू। तो ये इसका आंसर बी होना चाहिए, या बी या सी में से कोई होना चाहिए। हालांकि हमको लगता है कि मतलब इसका आंसर ये होना चाहिए, ये व्यक्ति नहीं था इसमें, क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय दुनिया है 3 वर्गों में बटा था। जो अमेरिकी गुट में शामिल होने वाले देश थे उसे कहा गया पहली दुनिया, और जो है यूएसएसआर संयुक्त राष्ट्र संघ में जो शामिल हुआ, सोवियत संघ में जो शामिल हुआ, उसे कहा गया दूसरी दुनिया। और जो न ही सोवियत संघ और न ही संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में शामिल हुआ उसे कहा गया तीसरी दुनिया, या उसे कहा गया नाम वाला देश। ठीक है, ठीक है, ये 22वां का आंसर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, बी होना चाहिए। ठीक है, 23 प्रश्न पर आते हैं। नाम की स्थापना कब हुई थी? तो नाम की स्थापना कब हुआ था? 1961 में हुआ था। ठीक है, चलिए आप 24वां प्रश्न पर आ जाते हैं। 24वां प्रश्न क्या बोलता है? नाटो की स्थापना कब हुआ था? तो नाटो की स्थापना विश्व युद्ध के 3 वर्ष पश्चात 1949 में हुआ था। ठीक है, यह आंसर ठीक है। पहली गुट निरपेक्ष बैठक कहाँ पर हुआ था? ये बेलग्रेड में हुआ था। ये इसका आंसर डी सही है। ठीक है, 26वां प्रश्न पर आते हैं। 26वां प्रश्न क्या बोल रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो ये है आपका 1945 में हुआ था, विश्व युद्ध को रोकने के लिए, तृतीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए। सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5 हैं। अमेरिका है आपका, उसके बाद आपका चीन है, जर्मनी है आपका, ब्रिटेन है और फ्रांस है। ठीक है, यही मतलब 5 देश हैं। तो 27 का आंसर क्या है जी? सी है, 5। चलिए 28वां प्रश्न पर आ जाते हैं। अब 28वां प्रश्न बोल रहा है निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य का भारत नहीं है। ठीक है, तो 28 का सी आंसर होगा। चलिए 29 पर आते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। ठीक है, अमेरिका। 29 का आंसर बी है। 30 वाला प्रश्न पर आते हैं। 30वां प्रश्न क्या बोल रहा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपका हेग में है। ठीक है, 30 का यूएन से बहुत प्रश्न आता है। ठीक है, 31वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो संघीय शासन व्यवस्था हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। ठीक है, अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिया है, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद लिया है, ऑस्ट्रेलिया से है समवर्ती सूची, और उसके बाद आपका संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था, जर्मनी से वाइमर संविधान लिया है। ठीक है, ये हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा जी? बी होगा 31 का आंसर। ठीक है, 32वां प्रश्न पर आते हैं। 32वां प्रश्न क्या बोल रहा है? स्थानीय स्वशासन का विषय किस विषय में आता है? स्थानीय स्वशासन का विषय किस सूची में आता है? तो स्थानीय स्वशासन है आपका राज्य में होता है, तो राज्य सूची में आना चाहिए। ठीक है, 32 का आंसर बी है। चलिए 33 पर आते हैं। 33वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत में नगरीय प्रशासन की स्थापना किस वायसराय ने किया था? तो नगरीय शासन व्यवस्था, पुलिस शासन व्यवस्था और अस्थायी बंदोबस्त का जन्मदाता लॉर्ड
कर्जन को माना जाता है। किसको माना जाता है जी? कर्जन को। तो 33 का आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 34 प्रश्न पर। नया पंचायती राज किस कमेटी की सिफारिशों पर आधारित है? ये बलवंत राय मेहता समिति होना चाहिए। हाँ ठीक है, ये इसका आंसर 34 का आंसर ए होगा। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की वकालत किया था पंचायतों में। चलिए 35वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि 73वां एवं 74वां संवैधानिक संशोधन कब लागू किया गया था? तो 73वां जो संवैधानिक संशोधन है, ये आपका 11वीं अनुसूची जोड़ा गया इसके तहत, और ये पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ था, पंचायती राज व्यवस्था से। और इसके बाद 12वां जो यहाँ पर अनुसूची है, ये आपका है नगरीय शासन प्रणाली से जुड़ा हुआ था, और ये दोनों अनुसूची है 73वां 74वां के तहत जोड़ा गया, और ये इसका संशोधन किया गया था 1992-93 में। ठीक है, 92-93, ठीक है इसका आंसर। तो 35 का आंसर क्या होगा जी? ए हो जाएगा। ठीक है, 36 पर आते हैं। भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई है? तो त्रिस्तरीय। भारत में पंचायत में 3 स्तर होता है, एक ग्राम पंचायत होता है, और उसके बाद आपका ब्लॉक में होता है, उसके बाद एक आपका जिला में होता है। ठीक है, तो 36 का आंसर क्या होगा? त्रिस्तरीय 3 होगा। 37 पर आते हैं। 37वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि 74वें संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो अभी तो पढ़े थे कि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा है यहाँ पर 12वीं अनुसूची जोड़ा गया, जो नगरीय प्रशासन से संबंधित था, जिसको 18 कार्य दिया गया था। ठीक है, तो ये 12वीं हो जाएगा। ठीक है, 38 पर आते हैं। 38वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि पंचायतों के चुनाव कितने वर्ष में होते हैं? तो पंचायत में भी चुनाव 5 वर्षों में होते हैं। कितने वर्षों में होते हैं जी? 5 वर्षों में, बशर्ते पंचायती राज व्यवस्था में यहाँ पर चुनावी कैंडिडेट में भाग लेने के लिए आपका 21 वर्ष से उम्र होना चाहिए। ठीक है, इसमें ये उम्र का सीमा है। चलिए अब 39 प्रश्न पर आते हैं। 39वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस देश का संविधान सबसे विशाल है? तो विश्व का सबसे विशाल जो संविधान है आपका भारत का संविधान है। ठीक है, लेकिन पहली बार संविधान है आपको लागू किया गया था, ब्रिटेन में लागू किया गया था, लेकिन ब्रिटेन में लागू किया गया था ये अलिखित संविधान था। ठीक है, अब ये अमेरिका से ही बनता है संविधान से प्रश्न कि पूछता है कि विश्व में सबसे पहली बार है लिखित संविधान है, किस देश का संविधान है? तो अमेरिका सबसे पहला यहाँ पर लिखित संविधान बनाने वाला देश है। लेकिन पूछेगा कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का संविधान है? तो इसमें आंसर हो जाता है इसका भारत हो जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा विशालतम संविधान किस देश का लिखित संविधान है? तो भारत का है। तो 39 का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40 पर आते हैं। 40 प्रश्न क्या बोला है कि भारत में अब तक कितने आम चुनाव हो चुका है? तभी न पढ़े 18 को 18वां चुनाव हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को है बहुमत मिला है। ठीक है, 41वां प्रश्न पर आते हैं। अब भारतीय संविधान में कितने भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व है आपका आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ आयरलैंड से यह भी लिया गया है कि मतलब राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होगा, ये राष्ट्रपति करेगा, ये आयरलैंड से लिया गया है। तो 41 का आंसर क्या होगा जी? सी होगा। ठीक है, चलिए अब 42वें प्रश्न पर आते हैं। 42वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या क्या है? तो मूल संविधान मतलब क्या कि जब संविधान लागू किया गया था, तो जब संविधान लागू किया गया था तो उस समय आपके मौलिक अधिकारों की संख्या 7 था, लेकिन अभी वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, क्योंकि 7वां जो मौलिक अधिकार था इसको समाप्त कर दिया गया, जो कि आपका संपत्ति का अधिकार था, अनुच्छेद 301 के तहत है, उसको कानूनी अधिकार में रख दिया गया है। ठीक है, 42वां प्रश्न हो गया। अब 43 पर आते हैं। 43वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि मूल संविधान में अनुच्छेद 31 किस अधिकार से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार में यही जो अनुच्छेद है 31, इसमें संपत्ति के अधिकार का वर्णन मिलता था, जिसको है रद्द कर दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा जी? डी हो जाएगा। इसको है 301 के तहत है कानूनी अधिकार में रख दिया गया है। ठीक है,
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 44वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो मूल संविधान में 22 गो भाग था और अभी भी 22 गो भाग है, लेकिन गिनती में चले तो अब ये 25 गो हो चुका है। ए बी करके है, ठीक है, ए बी करके है, मतलब जुड़ा हुआ है। जैसे 4 के क हो गया, ऐसे हो गया, 3 के क हो गया, इससे मतलब जोड़ जोड़ के 25 गो हो गया। 45वां प्रश्न पर आते हैं। 45वां प्रश्न क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान ने आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया है। तो आपातकाल हमने वाइमर संविधान से लिया, जर्मनी के। ब्रिटेन से भी पढ़े हम, और सॉरी ब्रिटेन से हम जानते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था लिए। कनाडा से हम संघात्मक शासन व्यवस्था लिए। शक्तियों का विभाजन, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास में होता है। अमेरिका से राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद प्रस्तावना लिया है। महाभियोग लिया है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि आपका मौलिक अधिकार लिया है। और जर्मनी के वाइमर संविधान से हम क्या लिए हैं, तो आपातकाल जब देश में लगाया जाएगा तो उस समय जितने भी मौलिक अधिकार है, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है, ये सब क्या हो जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 45 का आंसर क्या होगा जी, डी होगा। ठीक है, आपातकाल के समय सारे मौलिक अधिकार समाप्त। 46वां प्रश्न पर आते हैं। 46वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था। तो संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुआ था 1946 को। 47 पर आते हैं। 47वां प्रश्न बोल रहा है संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित है। तो हम जानते हैं कि 22 भाग है। भाग 1 में है नागरिकता का वर्णन है, भाग 2 में है मौलिक अधिकार का वर्णन है, भाग 1 में है भारत राज्यों का एक संघ है, भाग 2 में है आपका नागरिकता का वर्णन है, भाग 3 में मौलिक अधिकार, और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इसका वर्णन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 48 क्या कहता है कि किस अनुच्छेद के द्वारा गौवध पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये आपका नीति निर्देशक का पार्ट है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है भाग आपका 4 में मिलता है, और अनुच्छेद आपका 36 से लेकर के 51 के मध्य में मिलता है। और इसी में यहाँ पर अनुच्छेद है आपका एक 47। ठीक है, अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध, और उसके बाद 48 में यहाँ पर कहा गया है कि दुधारू पशु एवं कृषि को मतलब बढ़ावा देने का प्रावधान। साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि जो मतलब गाय होती है, गौ हत्या पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रावधान इस पर रखा गया है। तो 48 का आंसर 48 होगा। ठीक है, ये डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 48वें अनुच्छेद में कहा गया। अब आते हैं क्वेश्चन संख्या 49 पर आते हैं। निम्न से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत की व्यवस्था से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या होगा, निम्न से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत की व्यवस्था से संबंधित है। तो ग्राम पंचायत का वर्णन है आपका अनुच्छेद 40 से मिलता था, जो कि आपका डीपीएसपी का एक पार्ट है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन संख्या 49 पर आते हैं। 49 क्या बोल रहा है, निम्न से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत की व्यवस्था से संबंधित है। अनुच्छेद 40 हो जाएगा इसका आंसर। 50 पर आते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने चुनाव आयुक्त होते हैं। तो भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्णन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में। और चुनाव आयुक्त कितने होते हैं भारत में, तो 3 होते हैं। ठीक है, इसका कार्य होता है भारत में चुनाव को संपन्न कराना। चलिए 51वां प्रश्न पर आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का प्रबंधन है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का वर्णन मिलता है, जो कि एक डीपीएसपी का पार्ट है। ठीक है, 52वां प्रश्न पर आते हैं। राज्य चुनाव आयोग किसका चुनाव कराता है। चूँकि हम जानते हैं कि हमारे देश में सरकारें 2 स्तर पर होती है, एक केंद्र में और एक राज्य में होती है। तो केंद्र में जो चुनाव कराने का जो जिम्मा है आपका केंद्रीय निर्वाचन आयोग का है, और राज्य में जो चुनाव कराने का जिम्मा है वो राज्य निर्वाचन आयोग का है। तो राज्य चुनाव आयोग किसका चुनाव कराता है, तो पंचायती राज संस्थाओं का। ठीक है, इसका होगा। उसके बाद अब हम
53वां प्रश्न पढ़ाते हैं। 53वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना होना चाहिए? तो इसका 35 होना चाहिए। ठीक है, ये 25 वर्ष है आपका लोकसभा सदस्य बनने का उम्र सीमा है, और 30 वर्ष आपका राज्यसभा सदस्य बनने का उम्र है, और 35 वर्ष आपका राष्ट्रपति। ठीक है, 54वां प्रश्न पढ़ाते हैं। 54वां प्रश्न क्या बोला है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो कौन इसमें भाग नहीं लेगा? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, इसमें कोई भाग नहीं लेगा, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग ले सकता है। ठीक है, तो 54 का आंसर क्या होगा जी? बी होगा। ठीक है, अब आते हम 55वां प्रश्न पर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग है अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जा सकता है, और महाभियोग शब्द हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। ठीक है, 56 प्रश्न पर आते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो हम जानते हैं कि संसद के 3 स्तंभ हैं, राज्यसभा है और उसके बाद लोकसभा है। तो लोकसभा और राज्यसभा है, लेकिन लोकसभा में टोटल सीटों की संख्या कितना है? 543 है। पर 2 मनोनीत इसमें होता था, अब इसको ख़त्म कर दिया गया है। और उसके बाद राज्यसभा में टोटल सीटों की संख्या कितना है? 245 है, जिसमें आपका 12 सदस्य क्या होता है? मनोनयन होता है। 12 सदस्य मनोनयन होता है, ये राष्ट्रपति करता है, और यह व्यवस्था मनोनयन वाला हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। ठीक है, ये 56वां प्रश्न रहा। अब ये 57 प्रश्न पर आते हैं। भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है? तो महाभियोग आपका भारतीय संसद लगा सकता है। ये राज्यसभा, लोकसभा, किसी भी सदन में महाभियोग बिल को लाया जा सकता है। ठीक है, 58वां प्रश्न पर आते हैं। अब 58वां प्रश्न क्या बोल रहा है? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति किससे सलाह मांग सकता है? क्योंकि राष्ट्रपति सलाह उसी से मांगेगा जिसके पास यहाँ पर ज्ञान होगा। तो हमारे देश में संविधान का व्याख्याता किसे कहा जाता है? एसएससी को कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, और यही एक पद है जो राष्ट्रपति के पद को यहाँ पर क्या इक्वल माना जाता है और टक्कर दे सकता है। इसलिए राष्ट्रपति किसी से सलाह मांगेगा तो वह कौन होगा? उसके पद के इक्वल होगा। तो कौन है जी? इसका सर्वोच्च न्यायालय है, पद की इक्वल है। तो 58 प्रश्न का आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, 59 पर आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत है, राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। क्या होता है कि देश में संसद की बैठक नहीं चल रही होती है, क्योंकि हमेशा चलता नहीं है। ठीक है, 3 ही 4 मतलब यहाँ पर सत्र होता है। अब सत्र नहीं चल रहा होता है, फिर भी किसी मतलब यहाँ पर विशेष परिस्थिति में कानून बनाना यहाँ पर अनिवार्य हो जाता है। तो बिना बैठक के राष्ट्रपति क्या कर सकता है? देश में कानून बना सकता है, उसको राइट है अनुच्छेद 123 के तहत। तो इस अधिकार को कहा जाता है अध्यादेश। तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक है, तो 59 का आंसर क्या होगा जी? बी होगा। ठीक है, 60 पर आते हैं। 60 क्या बोल रहा है? किसके लिखित परामर्श पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति देशव्यापी आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? देखिए, राष्ट्रपति देश में राष्ट्रपति शासन तभी लगा सकता है जब उसको प्रधानमंत्री यहाँ पर सलाह देगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा जी? 60 का ए होगा। ठीक है, 61 पर आते हैं। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का पहचान पत्र किसने कहा? तो प्रस्तावना को बहुत सारे मतलब विद्वानों ने अलग अलग अपना अपना मतलब यहाँ पर मत दिया है और नाम दिया है। जैसे पालकी वाला है, इसने भारतीय प्रस्तावना को क्या कहा है? ये परिचय पत्र बोला है। ठीक है, संविधान का। ठीक है, संविधान का परिचय पत्र बोल दिया है। 61 का आंसर बी हो गया। 62 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 62 क्या बोल रहा है? बेरुबरी किस वर्ष आया? ये थोड़ा सा हम कन्फ्यूजन में है, इसको पहली बार हम पढ़ रहे हैं, हमको भी पता नहीं है ये। ठीक है, हालांकि इसको हम कमेंट में हम बताएंगे आगे। ठीक है, 63 प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो भाईचारा, ये थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते थोड़ा भी। 64 प्रश्न पर आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उपाधियों का उन्मूलन किया गया है? उपाधियों का जो मतलब वो अंत है आपका अनुच्छेद
18 में, क्योंकि अस्पृश्यता का अंत का वर्णन है अनुच्छेद 17 में है। ठीक है, 65 प्रश्न पर आते हैं। 65वां प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार 7 है। पहला है समता या समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है आपका शोषण का अधिकार, चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संवैधानिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और उसके बाद है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये आपका क्या बोल रहा है, सांस्कृतिक में शैक्षणिक संबंधी अधिकार है किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद आपका 29 और 30 में है। ठीक है, 66 पर आते हैं। 66वां प्रश्न क्या बोला है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं है किया गया है? तो मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 67 पर आते हैं। भाषण व अभिव्यक्ति का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्जित है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन है ना अनुच्छेद 19 में है, और इसके तहत 6 प्रकार के अधिकार हमको प्राप्त है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत। ठीक है, 67-68 पर आते हैं। कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो विधि के समक्ष समानता का वर्णन है अनुच्छेद 14। इसका आंसर क्या होगा जी, बी होगा। 69 पर आते हैं। वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्य कितना है, 11 है। मौलिक कर्तव्य का वर्णन भाग 2 में है। 70वां प्रश्न पर आते हैं। 70वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से। 71वां पर आते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम बैठक है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और दूसरा बैठक है इसका जस्ट 2 दिनों के पश्चात 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, 72वां प्रश्न पर आते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12, लेकिन मूल पूछेगा तो मूल में कितना था, 8 था। ठीक है, जब बना था उस समय। 73वां प्रश्न पर आते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो जब भारत है स्वतंत्र हो गया था तो उस समय भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन इसमें पूछ देता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो इसमें हो जाता राजगोपालाचारी हो जाता। ठीक है, ठीक है। 74वां प्रश्न है। किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? तो ये जेनिंग्स ने कहा है, ये एक विदेशी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 75 पर आते हैं हम। 75वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? तो ये आपका है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया था। ठीक है, 1976 के तहत। इसका आंसर बी हो जाएगा 75 का। 76 पर आते हैं। 76वां प्रश्न क्या बोला है कि भारत के मूल संविधान में कितने भाग हैं? तो क्या बोल रहा है कि मूल संविधान में कितने भाग हैं? तो जब बना था ना तो उस समय भी 22वें भाग था, लेकिन अभी पूछेगा तो अभी कितना हो गया जी, 25 हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 77वां प्रश्न पर। भारतीय संविधान को कब लागू कर दिया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या, बी सही है। ए इसका मतलब आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 26 नवंबर सन 1949 को है बन करके तैयार हुआ। 14 अगस्त 1947 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर बी सही है। ठीक है, 77 का। 78वां प्रश्न पर आते हैं। 78वां प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि भारत में लोकसभा का प्रथम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो भारत में पहली बार लोकसभा का चुनाव है 1951-52 में संपन्न हुआ था। ठीक है, तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 79 पर आते हैं। 79 प्रश्न क्या बोला है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा में हम जानते हैं कि 13 समिति था, जिसमें से कुछ समिति को मतलब आप लोग पढ़ ले होइएगा। जो प्रमुख समिति है जिसमें आपका है प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? BR अम्बेडकर था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे। और ये आपका सरदार पटेल है, ये प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 80 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया? तो प्रस्तावना में क्या नहीं मिलता है, कम्युनिस्ट नहीं मिलता है। ठीक है, साम्यवादी बात नहीं मिलता है प्रस्तावना में। आपका मतलब वर्णन किया गया, हम भारत के लोग समाजवादी, संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करने की बात करते हैं। इसमें कम्युनिस्ट की बात नहीं किया गया, तो 80 का आंसर डी सही है। ठीक है,
81 प्रश्न क्या बोला है, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो 1965 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध को समाप्त करने के लिए यहाँ पर USSR का हस्तक्षेप किया गया था। और उस समय कजाकिस्तान जो आपको दिखाई दे रहा है अभी एक देश है, ये USSR का पार्ट था। और उस पार्ट पर भी यहाँ पर क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान जा करके हैं शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किया था। उसके बाद युद्ध विराम को अंजाम दिया था। ठीक है, तो 81 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 82 पर आते हैं। ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर है आपका 1966 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। ठीक है, 83 प्रश्न पर आते हैं। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू नेपाल के। ठीक है, ढाका में है, पहली बार है बैठक बुलाया गया था। ठीक है, 84 हो गया। 85 पर आते हैं। सार्क के कितने सदस्य हैं? तो सार्क में अभी कितने सदस्य हैं जी? 8 सदस्य हैं। मालदीव है, भारत है, पाकिस्तान है, और उसके बाद अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश। यह सब देश है सार्क के सदस्य हैं। ठीक है, 2007-8 में है अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ था। ठीक है, 86वां प्रश्न पर आते हैं। 86वां प्रश्न क्या बोलता है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? आपके सरदार पटेल थे। ठीक है, और BR अम्बेडकर प्रथम कानून मंत्री थे। ठीक है, और पंडित नेहरू प्रथम PM और उसके बाद विदेश मंत्री थे। ठीक है, तो 86 का आंसर क्या होना चाहिए भाई? आपका डी होना चाहिए। ठीक है, 87 पर आते हैं। आसियान में कितने सदस्य देश हैं? तो आसियान में कितने सदस्य देश है जी? 10 है। म्यांमार है, कंबोडिया है, वियतनाम है, लाओस है, मलेशिया है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, ब्रुनेई है। यह सब देश है आपका आसियान में आता है। ठीक है, ये है। ठीक है, 88 पर आते हैं। 88 प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत के कौन प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे? तो देश में यहाँ पर पहली बार जो चुनाव हुआ था 1951-52 में, तो यहाँ से लेकर के 1977 तक लगातार कांग्रेस की सरकार रहा था। और 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बना था, और गैर कांग्रेसी सरकार बना था जनता पार्टी के, और उस समय प्रधानमंत्री बना था मोरारजी देसाई। तो 88 का आंसर क्या होगा जी? बी होगा। ठीक है, उसके बाद 89 पर आते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री कृष्ण सिंह है। 89, 90 पर आते हैं। अब 90 प्रश्न क्या बोल रहा है कि DMK किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तो DMK क्षेत्रीय दल है तमिलनाडु का आपका। ठीक है, ये हो गया इसका 90 का। 91 क्या बोला है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। चूँकि 2 या 2 से अधिक राज्यों में 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय हो सकता है, इसलिए 28 उच्च न्यायालय नहीं है। ठीक है, 25 ही उच्च न्यायालय है। 92 प्रश्न क्या बोला है, किसने कहा कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है? अर्धसंघात्मक है, तो ये केसी व्हीलर ने कहा। ठीक है, हियर ने कहा। 93 प्रश्न पर आते हैं। संविधान के किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण का प्रावधान है? तो केंद्र एवं राज्यों के बीच में यह शक्तियों का विभाजन है 7वीं अनुसूची में किया गया। ठीक है, 7वीं अनुसूची में शक्तियों का वर्णन है, और 3 प्रकार की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, 94 प्रश्न पर आते हैं। 94वां प्रश्न क्या बोलता है, रेलवे का विषय किस सूची में रखा गया है? तो रेलवे है ये आपका केंद्र सूची में आना चाहिए, रेल है केंद्र सूची में आना चाहिए। ठीक है, तो इस पर हम थोड़ा सा डाउट रखते हैं। ठीक है, 95 प्रश्न पर आते हैं। संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो संघ सूची में, ठीक है, 47, इसका आंसर सी हो जाएगा। 96 पर आते हैं। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा किए जा सकते हैं? तो 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा किया जाता है। एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है, एक राष्ट्रपति शासन होता है, और उसके बाद एक आपका वित्तीय आपातकाल होता है। ठीक है, 3 प्रकार के, और तीनों प्रकार के आपातकाल पर जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति का होता है। चलिए लास्ट प्रश्न पर देखते हैं। 96-97 प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 24 अप्रैल। ठीक है, 97। 98 पर आते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था में अपशिष्ट शक्तियाँ किससे प्राप्त है? तो संघीय शासन व्यवस्था में अपशिष्ट शक्तियाँ है केंद्र के पास प्राप्त है। तो यहाँ पर दिल्ली है आपका सर्वोच्च न्यायालय, नहीं, इसको प्राप्त नहीं है। विधानसभा, ये तो आपका राज्य का पार्ट हो गया। ये राष्ट्रपति और संसद, ये संसद को होना चाहिए। ठीक है,
तो 98 का आंसर डी होना चाहिए, ठीक है, केंद्र के पास। 99 देखते हैं, राज्य के लिए आवश्यक कितने तत्व होते हैं? ये तो हमको भी अभी पता नहीं है, क्योंकि मतलब इसको पहली बार हम इस प्रश्न को देख रहे हैं, तो 99 पर थोड़ा सा डाउट है। 100 देखते हैं, किस राज्य से पृथक होकर तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया था? तो तेलंगाना राज्य का गठन है आंध्र प्रदेश से हुआ है, तो 100 का आंसर बी है। तो आप लोग देखिए कि कितना आपका सही हुआ है, ठीक है। और अगले 5 तारीख को है ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है, उसका भी हम एनालिसिस करेंगे कि कितना सही हुआ है या नहीं सही हुआ है, ठीक है। तो अभी आप देख लीजिए कितना सही हुआ है, ठीक है। आई होप कि बहुत सारे लोगों को 40 मतलब जाना चाहिए अगर अच्छे से पढ़े होइएगा तो, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में है कॉन्स्टिट्यूशन है मैटर करता है। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को है अच्छे से पढ़ लिया है तो उसका मार्क्स है बहुत अच्छा आने वाला है। और मैं भी अपने जब क्लास में पढ़ाता हूँ, कोचिंग में पढ़ाता हूँ, तो सबसे ज़्यादा है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रीफर करता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।